हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपको दोबारा से सब चीज को, साइंस और मैथ्स के पूरे चैप्टर्स को दोबारा पढ़ा रहे हैं फॉर द स्टैंडर्ड 7th भी, 8th भी और 9th भी। ठीक है, तो आप लोग तो 9th स्टैंडर्ड में हो, तो आपके लिए न्यू बैच आ चुका है और कंटिन्यूअस हम सारे के सारे साइंस और मैथ्स के चैप्टर्स धीरे धीरे करके सब अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स तो बन भी चुके हैं, उसके वीडियोस भी बन चुके हैं, आप चेकआउट कर लेना। लेकिन उसके पहले भी हमने पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस एक बार पढ़ा के रखा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पूरा हर चीज पहले से भी प्रेजेंट है। जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था, बहुत ही अच्छा क्वालिटी के साथ वीडियोस हमने रिकॉर्ड किया था और प्रॉपर तरीके से हर एक चीज पढ़ा के अपलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, साइंस मैथ्स SST जो भी है हमारे चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन जो न्यू डिजिटल बोर्ड के ऊपर जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं उसकी क्वालिटी और बेटर है, तो आप लोग इसको भी जरूर से देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा बाय शेयरिंग दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। तो हमारा 9th का मैथ्स हमने स्टार्ट किया हुआ था ऑलरेडी, और मैथ्स 1 अलजेब्रा की बात करें तो 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अब ये चैप्टर बहुत ही सुंदर चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स आपको क्या सिखाता है, आपको आने वाले टाइम पे अलजेब्रा, और साथ ही में 9th में तो आप अलजेब्रा पढ़ लोगे, लेकिन 10th में जो अलजेब्रा है उसका ये पूरा का पूरा बेस होने वाला है। और जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स आगे बढ़ोगे आपको बहुत ईजी लगेगा। तो पॉलिनोमियल्स आज बहुत अच्छी तरीके से समझ के ले लेना कि क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सभी चीज पता चल जाएगा, और उसी के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 के भी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? देखो, आपने कभी भी अगर ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे कुछ देखे होंगे मैथ्स में, अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज, थोड़ा फॉन्ट साइज हम छोटा कर लेते हैं। देखो, अगर आपने ऐसा देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इस प्रकार के ऐसे कुछ वर्ड्स देखे होंगे आपने मैथमेटिक्स में, तो इसी चीज को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। मतलब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ अगर मैं बात करूं कि इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर, यानी कि आपको बहुत सारे नंबर और उसके साथ में कोई वेरिएबल चिपके हुए नजर आए। नंबर्स और वेरिएबल आपस में चिपके हुए हैं, देखो 4x चिपके हुए, और उस वेरिएबल के ऊपर कोई पावर लिखा हुआ नजर आएगा, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो। लेकिन कंडीशन ये है कि वो वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होंगे वो होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से करते करते इंफिनिटी तक होने चाहिए, पॉइंट में नहीं होने चाहिए। 0.1 0.5 0.6 0.7 ऐसे नहीं होना चाहिए। ना तो नेगेटिव होने चाहिए, -1 -2 -3, नहीं, पॉजिटिव होल नंबर होने चाहिए। उस चीज को हम लोग, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। एग्जांपल, दैट इज x³ + 2x² + x + 5, ये हो सकता है। फिर ये अभी लिखा कुछ भी हो सकता है, 3x⁴ + 5x³ + 3x² - 2, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बहुत सारे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल भी कई प्रकार के होते हैं, मोनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, बहुत सारे होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। जैसा नाम वैसा काम। मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि अगर उसके अंदर सिर्फ एक टर्म है, ओनली वन टर्म प्रेजेंट। टर्म मतलब क्या होता है? ये जो दिख रहा है बीच में प्लस और माइनस से चीजें अलग होती है। तो ये प्लस के पहले ये है, ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ, ये चौथा टर्म हुआ। तो 3 टर्म 4 टर्म से ज्यादा है अगर, तो वो अलग चीज है। अगर सिंगल टर्म प्रेजेंट है, यानी समझ लो सिर्फ यही प्रेजेंट है, 3x⁴ प्रेजेंट था, या फिर सिर्फ 5x³ था, 3x² था, 2x था, वो 1x था, इस प्रकार की सिर्फ एक सिंगल टर्म प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। जैसे 3x हो गया, 4 हो गया, कोई भी अल्फाबेट और कोई भी नंबर साथ में चिपके हो, या फिर सिर्फ नंबर हो, या फिर सिर्फ अल्फाबेट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, उसके अंदर 2 टर्म होते हैं, मतलब समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग अगर है तो वो हो जाएगा हमारा 2 टर्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल है x³ + x, तो x³ एक टर्म हो गया, x दूसरा टर्म, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो ये हो गया बाइनोमियल। वैसे ही y² - 4y, 5x⁴ + 3y, ये 2 टर्म हो गए। तो इस प्रकार के सिर्फ 2 टर्म ही है अगर, तो वो बाइनोमियल हो जाएगा। और एक तीसरा चीज है ट्राइनोमियल। नाम से पता चल जाएगा, ट्राई मतलब 3 टर्म अगर प्रेजेंट है। जैसे देखो 1/3 y⁻²,
ठीक है, ये एक टर्म हुआ, -3y एक टर्म और 3 एक टर्म, तो 1 2 3 तीन टर्म हो गए। इसमें भी देखो x³ एक टर्म हो गया, -√2x² एक टर्म हो गया और 5x एक टर्म हो गया, 1 2 3 टर्म। तो ऐसे 3 टर्म प्रेजेंट है तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस में पूछता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि लीनियर नहीं, माफ करना, क्या बोलते हैं, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। लीनियर वाला आगे आएगा, बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल उसके टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, चलो। और कंसेप्ट क्या पढ़ना है अब, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिग्री क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि कुछ वेरिएबल के ऊपर पावर लिखा आता है, एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है वो उसका पावर है, एक्स क्यूब, क्यूब जो है 3 जो है उसका पावर है, तो वो जो पावर होता है इट इज नथिंग बट द डिग्री। तो डिग्री का मतलब क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि पूरे वेरिएबल में, मान लो पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें 3 4 टर्म होंगे, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म भी हो सकते हैं, 1 टर्म भी हो सकता है। तो पूरे टर्म में चेक करना किस पर्टिकुलर अल्फाबेट के ऊपर जो पावर लिखा है वो सबसे ज्यादा है, तो पूरे टर्म में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर जिसके पास रहेगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री बन जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है, ये पूरा पॉलिनोमियल है, क्या है, 2x⁻4 -3x³ + 2x² + x + 3। तो यहां पे देखोगे तो x के ऊपर पावर 4 है, यहां पे ये पावर जो है ये 4 है, बराबर दिख रहा है आपको। ये जो पावर आप देख पा रहे होंगे ये पावर क्या है, ⁻4 है, इसके पास पावर ⁻3 है, पावर ⁻2 है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये 1 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, 2x⁻4 है, मतलब इसके पास है, तो डिग्री मेरा क्या हो गया, हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, 4। व्हाट इज द आंसर, डिग्री इज 4। और हमेशा याद रखना, कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जब हम डिग्री निकालते हैं तो अगर उस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 आता है, उसका डिग्री अगर हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो वो उसको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ये याद रखना, आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि फाइंड आउट कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, आपको पता लगाना होता है। तो कैसे पता लगाओगे, डिग्री निकाल लो, अगर डिग्री 1 आया तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 2 आया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 3 आया तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस प्रकार की चीजें होगी, आपको याद रखना है। और इस पॉलिनोमियल्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हर एक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको पता चलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब एक लिखने का एक पद्धत होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो हमेशा होता है ax³ + bx² + cx + d, यानी सबसे हाईएस्ट पावर को पहले लिखा जाता है, उससे कम वाले को उसके बाद में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे यहां पे लिखा है, देखो ये 2x⁻4 पहले लिखा, फिर क्यूब वाले को उसके बाद में लिखा, फिर स्क्वायर वाले को उसके बाद में, फिर 1 वाले को उसके बाद में, और सबसे लास्ट में नंबर जो अकेला रहता है उसको लास्ट में लिखना होता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो की जाती है। समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो दिख रहा है आपको, ये उसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और एक कंडीशन है कि सबसे पहला जो ए होता है, यानी पहला जो नंबर होता है, जो कोएफिशिएंट है एक्स का, कोएफिशिएंट मतलब पता है, जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है 5x, ठीक है, तो ये 5x है, प्लस समझ लो ये x² है, ये 4x है, प्लस 5 है। तो इसमें आपका जो x दिया है इसका कोएफिशिएंट है 5, यानी कि अगर कोई भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर चिपका होता है तो इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट। क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट। क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट। तो इस केस में x का कोएफिशिएंट 5 है, इस केस में x का कोएफिशिएंट 4 है। याद रहेगा, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बाय हार्ट करके चलनी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट, तो ये सभी चीज आपको वहां यूज होने वाला है, करेक्ट। तो यहां पे देखो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो ये टर्म ही चला जाएगा, तो जरूरी है वो चीज, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो एग्जांपल है यहां पे, अगर आप देखोगे, एक एग्जांपल लाया हूं मैं, एग्जांपल है x - 4x² + 7 + x⁻4। तो यहां पे देखो टेढ़े मेढ़े अरेंजमेंट है, ये पावर यहां लिखा हुआ है x⁻4, ये इधर है, ये 7 बीच में है, ये अलग है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल अगर आता है उसको सॉल्व करने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखो। तो यहां पे सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर 4 वाला है, तो इसको मैं पहले लिखूंगा x⁻4। उसके बाद 3 वाला चाहिए, तो 3 वाला तो है ही नहीं, उसके बाद लिखो 2 वाला, तो -4x², लिख दिया -4x²। उसके बाद स्क्वायर के बाद आता है 1, मतलब 2 के बाद 1 आता है, तो 1 किसके पास है, x⁻1 मतलब x होता है ना, तो ये +x और लास्ट में जो नंबर बच जाता है वो +7। तो इसको हमने इस प्रकार, यानी इस क्वेश्चन को हमने इस प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद और 2 फॉर्म होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और आपको बोलेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहेगा और आपको बोलेगा इंडेक्स फॉर्म बनाओ। तो ये इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, तो इसी चीज को इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप। तो इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, जो चीज अवेलेबल नहीं है उस पॉलिनोमियल में उसको 0 करके लिखो, उसको 0 करके लिखो। कैसे बताता हूं, देखो यहां पे x⁻4 है, सेम टू सेम लिख दो x⁻4,
उसके बाद कायदे के हिसाब से, नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से x⁴ के बाद ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका पावर 3 होता, लेकिन यहां पे डायरेक्ट 2 आ रहा है, मतलब x⁴ आ गया ना। पावर की बात हो रही है यहां पे, पावर, ये पूरा चैप्टर पावर का खेल है डिग्री का। तो x⁴ के बाद x� आना चाहिए, मतलब x³ वाले टर्म आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो x³ वाला टर्म है ही नहीं, क्वेश्चन में ही नहीं है। तो हम अगर उसको लिखें 0x⁵, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि 0x⁵ मतलब 0 ही है। और अगर मैं किसी चीज को प्लस कर दूं, 0 माइनस कर दूं, 0 कुछ फर्क पड़ने वाला है ओरिजिनल वाले को? नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस इंडेक्स फॉर्म का मतलब यह होता है कि अगर उस पॉलिनोमियल में कोई चीज मिसिंग है तो उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे हमारे पास x³ नहीं था, x⁴ के बाद x³ आना चाहिए, लेकिन यहां पे डायरेक्ट x² वाला टर्म है, तो हम x³ वाले टर्म को लिख देंगे 0x³ और उसके बाद बाकी वाले को सेम टू सेम लिख दो, दैट इज 4x² प्लस 4 3 फिर 2 और फिर x आ गया x⁴ प्लस 7। तो इस प्रकार से लिख सकते हो। बीच में भी कोई टर्म मिसिंग होता तो उसको भी 0 लगा के कर देते। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। याद रहेगा, समझ में आ गया, बहुत ईजी है, इजी है। अब एक आखिरी फॉर्म है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म, इसको भी समझ लो। कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट का मतलब मैंने बताया कि जो भी वेरिएबल के साथ नंबर अटैच होता है उस नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म का मतलब होता है इस इंडेक्स फॉर्म के अंदर, याद रखना किसके अंदर, इंडेक्स फॉर्म के अंदर जो भी नंबर है उसको लिख दो कॉमा डाल के, बस और कुछ नहीं। क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म के अंदर जो भी नंबर है उसको लिख दो। ये x⁴ है, नंबर क्या है इसके पास, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब आगे 1 होता है ना। ये x⁴ है बच्चा, देखो ध्यान से, ये x⁴ है, मतलब क्या, ये 1x⁴ है ना, ये एक x⁴ है, इसका मतलब ये इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, इसके पास 1 है ना, समझ में आ रहा है बच्चा। इसके पास तो 0 है तो कॉमा 0, ये x के पास क्या है -4 कॉमा -4 कॉमा, ये x के पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये 7 है डायरेक्ट तो 7 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज। इसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। क्या कहते हैं बच्चा, कोएफिशिएंट फॉर्म कहते हैं। बहुत इजी है, इसी प्रकार से कोई भी गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने लगभग 10 मिनट के अंदर कवर कर लिए। अब सीधा आपको मुद्दे पे लेके चलता हूं जो कि है हमारा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1। और बहुत ही बड़ा है, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग का मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो ही क्लियर होगा। तो ध्यान लगा के देखना, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट। चलो शुरू करें। सबसे पहले ध्यान देना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट पॉलिनोमियल्स और नॉट। हमें बोल रहा है कि आपको ये देखना है पॉलिनोमियल जो दिए हुए हैं और आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं। और मैंने रूल बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया था, पॉलिनोमियल कब हो सकता है कोई, जब उसका जो पावर होगा, यानी जो डिग्री होगा, जो पावर जिसको हम लोग बोलते हैं रेस टू जो आता है, वो एक प्रॉपर होल नंबर होगा। बराबर, यही पढ़ा था डेफिनेशन में। देखो वापस पहले पेज पे आ जाओ, यही पढ़ाया था मैंने। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कब हो सकता है, इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर, यानी रेस टू क्यूब, रेस टू स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा तो ही पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहां पे y प्लस 1/y, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज y प्लस 1/y। का मतलब क्या होता है, 1/y को मैं लिख सकता हूं y⁻⁻1। बराबर ना, ये आपको पता है कि नहीं पता है। देखो कभी भी याद रखना, y के ऊपर कुछ नहीं लिखा है मतलब y के ऊपर 1 है, y के ऊपर कुछ नहीं लिखा है मतलब y के ऊपर पावर 1 है। लेकिन अगर इसको 1/y कर दूं, इसी चीज को मैं 1/y कर दूं, तो ये एक्चुअल में क्या है, 1/y⁻1 का मतलब क्या है, y के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 1/y⁻1। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर ये y⁻1 ऊपर जाएगा तो रिवर्स होगा, तो रिवर्स होगा मतलब y⁻1 का उल्टा हो जाएगा y⁻1। इसीलिए इस 1/y के जगह पे मैं लिख सकता हूं y⁻1। और हमेशा जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी डिग्री में, किसी भी पावर में नेगेटिव नंबर आ गया, मतलब होल नंबर नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, रीजन भी बताना है, क्यों नहीं है उसका रीजन भी बताना है। रीजन क्या है, यहां पे लिखता हूं मैं, रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चा कि 1/y या फिर द पावर, ऐसा लिखो, द पावर, ऐसा लिखो, द पावर ऑफ 1/y इज नॉट होल नंबर, इज नॉट होल नंबर। क्योंकि जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि भाई कोई भी वेरिएबल का अगर पावर होल नंबर है तो ही वो पॉलिनोमियल है, अगर वो होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, इसके लिए पॉलिनोमियल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 - 5√x। तो यहां पे अगर आप देखोगे 2 - 5√x को, तो 2 - 5√x का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, ये मैंने आपको 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया हुआ है।
याद है कि नहीं, 7 8 में पढ़ा था, एक चैप्टर था हमारा क्यूबिक क्या बोलते हैं, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर। तो आपको पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग क्या होता है, उसका रेज टू 1/2। क्यूब रूट ऑफ समथिंग क्या होता है, रेज टू 1/3। फोर्थ रूट ऑफ एनीथिंग क्या होता है, उसका नंबर रेज टू 1/4। मतलब जितना रूट रहेगा उतना 1 हो जाता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब भी वही रहने वाला है बच्चा, ध्यान देना इस चीज को, समझो अच्छे से तरीके से। यानी ये रूट एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स रेज टू, ये मल्टीप्लाई में है, एक्स रेज टू 1/2 लिख सकता हूं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 - 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू 1/2, तो एक्स का पावर 1/2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, होल नंबर नहीं है ना। क्या ये पावर 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं ना भाई, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन लिखो, रीजन क्या है, रीजन क्या है, द पावर ऑफ x रूट x, पावर ऑफ रूट x इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर। आगे बढ़ो, यहां पे देखो x² + 7x + 9। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यहां पे लिखोगे, यहां पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, मतलब पॉजिटिव है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहां पे जो भी मेरा हाईएस्ट पावर है, क्योंकि देखो डेफिनेशन हमारा वही बोलता है ना, डेफिनेशन क्या बोलता है कि द पावर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए कितना, होल नंबर, माफ करना आगे आ गया, हाँ ये वाला। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जो इसका होल नंबर है, मतलब क्या बोलते हैं, वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है, यहां पे भी होल नंबर। तो हम लोग बोल सकते हैं हियर द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, आर होल नंबर, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। यहां पे आ जाओ, इसको अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 × m × 2 मल्टीप्लाई बाय m × -2 है, तो पावर में यहां पे -2 लिखा है, तो -2 एक होल नंबर नहीं है, वो तो एक इंटीजर है, निगेटिव नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं हियर द पावर ऑफ m × -2 इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है बच्चा, यही चीज हमें पूछा था, पता लगाओ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से एग्जाम में मतलब चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चंस का, बहुत सिंपल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आता है बहुत इजी आइडेंटिफाई करना, जिसका पावर होल नंबर है वो पॉलिनोमियल, जिसके पावर होल नंबर नहीं है वो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। ये तो है सिंपल क्वेश्चन है, बस कोएफिशिएंट बताना है। m क्यूब जहां पे दिख गया उसका उसके बाजू में जो नंबर रहेगा वो लिख दो। ये m क्यूब है, इसके बाजू में कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब द कोएफिशिएंट लिखो ऐसा, द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल मत लिखो, इज लिखो, इज 1, इज 1, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1। यहां पे द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज, यहां पे क्या आएगा, m क्यूब किधर दिख रहा है, ये m क्यूब है, m क्यूब के बाजू में क्या है, √3 है, तो √3 क्या हो जाएगा, ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर रहेगा वो लिख दो, m क्यूब के बाजू में √3 है तो ये उसका कोएफिशिएंट हो गया। इसके बाजू में ये लिखो, द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज डैश। तो m क्यूब किधर दिख रहा है, ये रहा है m क्यूब, इसके बाजू में नंबर क्या है, -2/3, ये उसका कोएफिशिएंट बन गया। समझ में आ गया, देख सकते हो आप कितना सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कम ही पूछते हैं, खाली कोएफिशिएंट पूछ रहा है, आधे मार्क्स का, 1 मार्क्स का जो भी है आपको पूछेगा तो आप लिख सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स के फॉर्म में लिखना है। ये थोड़ा अपने मन से वाला क्वेश्चन है, मतलब अपने मन से आप लिख सकते हो, कैसे, ध्यान देना इस चीज को समझो, ठीक है ना, इस चीज को समझो, एक सेकेंड क्लियर हो गया। यहां पे ध्यान देना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो क्या बोल रहा है, मोनोमियल विद डिग्री 7, मतलब कोई मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 7 हो, तो कोई भी ले सकते हो। जैसे मोनोमियल मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म मतलब ले लो 4x और उसका डिग्री 7 ले लो, 4x⁻⁷, तो ये हो गया मोनोमियल हो गया जिसका डिग्री 7 है। अब लिखना है बाइनोमियल विद डिग्री 35, डिग्री 35 मतलब x⁻35 होना चाहिए, डिग्री 35 है लेकिन बाइनोमियल होना चाहिए, तो आप x⁻35 + 5x लिख दो। अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो भाई, ये लिख दिया, वो बन गया ना बाइनोमियल, ये एक टर्म जिसका डिग्री 35 है, लिख दिया, खत्म। नेक्स्ट ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, डिग्री 8 होना चाहिए, तो x⁻8 पहले लिख देता हूं, और वो ट्राइनोमियल होना चाहिए, मतलब 3 टर्म होना चाहिए, तो x⁻8 प्लस एक और टर्म ले लो
4x⁻³ बोल दो, प्लस एक और टर्म ले लो भाई, बोल दो इसको 2x² बोल दो, ये हो गया 3 टर्म वाला। ठीक है, खत्म कहानी भाई, अपने मन से ही लिखना ही है, बस उसमें डिग्री 8 होना चाहिए। तो इसका डिग्री 8 है, लिख दिया, इसका डिग्री 35 है, इसका डिग्री 7 है, तो हमने लिख दिया अपने मन से। जो भी ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस वो जो चीज बोला है उसमें डिग्री 35 होना चाहिए, उसका बात का ख्याल रखना है, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट द डिग्री। भाई जो भी दिया है उसका डिग्री लिख दो। जैसे हमको पता है डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब पावर, कौन सा पावर? हाईएस्ट पावर, याद रखना। तो यहाँ पे देखो √5 है, √5 है, इसका कोई डिग्री मतलब वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, √5 मल्टीप्लाई बाय x⁻0। x⁻0 का मतलब होता है 1, मतलब एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। एनी नंबर, एनी वेरिएबल, एनीथिंग रेस टू 0 अगर आया तो 1 है, तो इसका मतलब 1 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय √5 होने वाला है, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा डिग्री है, जो डिग्री हो जाएगा क्या होता है? हाईएस्ट पावर। x का पावर क्या है भाई? 0 है, तो डिग्री भी 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है x का पावर 0, यानी डिग्री डायरेक्ट 0 हो गया। यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बताओ x का स्क्वायर है, तो डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है ना? डिग्री, कंफ्यूजन किस में होता है? जिसमें बहुत सारे वेरिएबल हो, तो उसमें सोचना पड़ता है सबसे बड़ा कौन है। इस एक ही चीज में तो डायरेक्ट आ जाएगा डिग्री 2। इसमें देखो, बताओ डिग्री, भाई ये तो एक ही चीज है ना, डिग्री m⁻10 है, तो डिग्री भी 10 हो जाएगा, खत्म कहानी। कितना इजी है बताओ, आंख बंद करके आप कर सकते हो चुटकी बजाते बजाते। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 2p-√7, वेरिएबल कौन है? p के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, बराबर। p के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, तो ऑब्वियसली आपका जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट 7y - y³ + y⁵, यानी 3y है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक ये है, एक ये है, इसका डिग्री कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, लेकिन सबसे हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट पावर y के ऊपर 5 है, यानी डिग्री मेरा क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, डिग्री 5, डिग्री पूछा है ना। अब यहां पे देखो, अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं जिसमें 1 2 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो साथ में, कोई भी 1 2 वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो, 3 वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो, 4 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, तो इसमें जो डिग्री है ना, इसमें फाइंड करने का थोड़ा तरीका अलग है। इसमें डिग्री कैसे फाइंड करते हैं बताता हूं। इसमें डिग्री फाइंड होता है प्लस से, एडिशन से। कैसे? ये x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, z के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, इस x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, और z तो बेचारा अकेला है, कुछ नहीं है 1। तो यहां पे जो पावर है, पावर ऑफ एक्स वाई जेड जो है यहां पे, ये क्या हो जाएगा? इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो ये 1 1 1, यानी 1 + 1 + 1 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। इसका इस टर्म का पावर जो है वो 3 हो गया। अब इस टर्म का निकालो, पावर ऑफ x डैश, सॉरी x डैश बोल रहा हूं, आदत हो गई साइंस के हिसाब से बोलने के लिए, x⁻1 y⁻1, बराबर, ये वाला। तो इसका भी पावर अगर देखोगे तो 1 + 1 = 2 आएगा, यानी इसका तो 1 है, तो खैर कोई बात ही नहीं। तो हाईएस्ट पावर इस टर्म का जो है वो 3 आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई हाईएस्ट पावर इज ऑफ x y z = 3, तो देयरफॉर जो हमारा डिग्री है वो 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये ऐसे क्वेश्चंस को गड़बड़ नहीं करते, डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगा। बच्चे क्या लिख के आते हैं नॉर्मल तौर पे? क्या लिख के आते हैं? 1 लिख के आते हैं डिग्री। भाई कोई स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, मतलब ⁻1, लेकिन डिग्री 3 है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये तीनों का डिग्री कंबाइन हुआ। सेम उसी प्रकार ऐसे क्वेश्चंस को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। क्या बोल रहा है? m³ n7, तो इस पूरे टर्म का पावर क्या हो जाएगा? पावर ऑफ m⁻3 n⁻7, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका पावर है 3, इसका 7 है, तो 3 + 7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10। ठीक है, 3 + 7 यानी = 10 हो गया। तो इस टर्म का पावर 10 हो गया, इसका निकालो, पावर ऑफ m⁻5 n, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो ये हो जाएगा 5 + 1 यानी = 6 हो गया। तो ऑब्वियसली चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो, सबसे बड़ा 10 दिख रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर हियर इज क्या है? m³ n7 का, दैट इज 10। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होता है, तो डिग्री = 10। यहाँ पे डिग्री कितना आ गया? 10 हो गया। यही चीज हमें पूछा था। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आने दो, कैसे भी आने दो, आपको डिग्री निकालना है बिकॉज ऑफ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखो, लिख दो, समझ में आ गया। और ऐसे क्वेश्चन से सावधान हो जाना, गलती मत करके आना। ऐसे क्वेश्चंस में कंबाइन करना होता है पावर को, और उसके बाद डिग्री निकालना होता है। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लासिफाई इनटू द लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद है मैंने बताया था, अगर डिग्री 1 आए तो लीनियर, डिग्री 2 आए तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 आए तो क्यूबिक। वही करना है और कुछ नहीं। पहले हम डिग्री निकालेंगे।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पावर क्या है, इसके हिसाब से डिग्री निकलेगा। तो हियर डिग्री कितना आएगा, ये पूरे टर्म का डिग्री क्या है, हाईएस्ट कौन है 2, x⁻², पावर 2 है हाईएस्ट, डिग्री 2 हो गया। तो देयरफॉर ये क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक। मैंने बताया था जब डिग्री 2 आता है तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट 5p, ठीक है, 5p के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री मतलब कितना है 1 है ना, p के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 ना, तो डिग्री मेरा हाईएस्ट पावर 1 हो गया। तो देयरफॉर इट इज अ, डिग्री 1 होता है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर होता है। तो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। कितना इजी है यार, ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा देखो, √2y -1/2, y के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो यहां पे भी जो डिग्री आएगा भाई वो 1 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इजी है बच्चा, बहुत इजी है, आगे बढ़ते रहो। यहां पे देखो हाईएस्ट पावर कैसे निकालेंगे, m³ है, m² है, ये m के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऑब्वियसली यहां पे भी आप देखने मिलेगा ये 3, ये 2, ये 1, तो हाईएस्ट पावर इन तीनों में m³ के पास है, मतलब मेरा जो डिग्री हो जाएगा, डिग्री यहां पे भी हो जाएगा 3, तो देयरफॉर ये क्या है, इट इज अ, डिग्री जब 3 आता है तो वो क्या बनता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है। तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आया। a² भाई कुछ है ही नहीं, डिग्री 2, सीधा सीधा लिख दो, डिग्री क्या है 2 है ना, पावर कितना है 2 है, तो देयरफॉर ये क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। खत्म कहानी। और एक लास्ट वन है 3r³, तो यहां पे r का क्यूब लिखा हुआ है, बराबर, r के ऊपर क्यूब है मतलब पावर 3 है, मतलब डिग्री मेरा 3 हो गया। देयरफॉर जब डिग्री 3 होता है तो ये क्या बन जाता है, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ यार कितना फास्ट हमने किया, विद इन मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर ये 6 के 6 एग्जांपल सॉल्व कर दिया। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जब पूछे जाएंगे जिसमें आपको पूछा रहेगा कि भाई लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, बताओ, तो बता नहीं सकते। इतना ईजी है, बस आपको मेहनत करना है और जितने भी एग्जाम्पल हो सके सॉल्व करते रहना है कंसेप्ट के साथ। ठीक है, क्लियर है, प्रैक्टिस करोगे, कमेंट करके बताओ यार, इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, तो यार थोड़ा तो अच्छा कमेंट करो, कुछ एप्रिसिएशन दो। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो पावर होते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना प्रॉपर तरीके से। तो वही चीज करना है यहां पे। इसको कैसे लिखोगे, तो देयरफॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इज, अब देखो यहां पे इसको ऑब्जर्व करो, और जैसे मैंने बताया था सबसे हाईएस्ट पावर वाले को सबसे पहले लिखो। तो हाईएस्ट पावर किसके पास है, क्यूब के पास है, उसको पहले लिख दिया m³। उसके बाद उसके बाजू वाले में उसके कम वाला पावर, तो इससे कम होना चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला दिख ही नहीं रहा है, है ही नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद उससे कम तो कौन है 5m, उसके बाद जो नंबर है वो, तो m³ + 5m + 3, बस हमने सीधा करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, दैट्स इट, खत्म कहानी। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना बच्चा, चलो क्या है ये, -7y + y⁵ + 3y³ -1/2 + 2y⁴ - y²। इतने सारे टर्म है, कोई चिंता की बात नहीं, आप लिखो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे बड़ा पावर ढूंढो भाई, सबसे बड़ा पावर कहां है, ये दिख रहा है y⁵, लिख दिया y⁵। उसके बाद आना चाहिए 4 वाला कोई दिख रहा है क्या, देखो 2y⁴, क्या है पॉजिटिव है, प्लस है, तो +2y⁴। ठीक है, फिर उसके हिसाब से 4 के बाद आना चाहिए 3 वाला टर्म, तो क्यूब वाला है क्या दिख रहा है, +3y⁵, लिख दो 3y⁵। क्यूब के बाद आना चाहिए स्क्वायर वाला, कोई स्क्वायर वाला दिख रहा है, देखो यहाँ पे है -y²। उसके बाद आना चाहिए प्रॉपर 1 वाला, 1 मतलब कोई y वाला, तो 1 वाला है क्या, देखो ये -7y, यानी इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 होगा ना ऑब्वियसली, तो ये -7y यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में जो नंबर बच जाता है वो, तो नंबर क्या है यहाँ पे -1/2 आ गया, खत्म कहानी, दैट्स इट, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। आराम से लिख दिया, बताओ कितना टाइम लगा। क्या है कंसेप्ट भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को लिखते जाओ, बस आ जाएगा, जो टर्म्स है उसको लिखते जाओ, आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन के आंसर को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। याद आ रहा है कोएफिशिएंट का मतलब, कोएफिशिएंट मतलब नंबर, सिर्फ नंबर आएगा, यानी जो भी है उसको नंबर लिखना। लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने से पहले आपको उसका इंडेक्स फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडेक्स फॉर्म लिखोगे तो ही तो उसको देख के आप कोएफिशिएंट फॉर्म बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को एक काम करना होता है कि सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होता है, क्योंकि अगर मान लो टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है
स्टैंडर्ड फॉर्म बराबर नहीं दिया है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, उस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप लिखोगे उसका इंडेक्स फॉर्म, और उस इंडेक्स फॉर्म से आप फिर बनाओगे कोएफिशिएंट फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो तो ये दो ही टर्म है, तो मतलब डायरेक्ट दिया हुआ है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं लिखूंगा इसका इंडेक्स फॉर्म। तो अगर मैं इसका इंडेक्स फॉर्म लिखूं तो इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या होता है, माफ करना इंडेक्स नहीं, हाँ इंडेक्स बराबर, इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या होता है कि जो चीज अवेलेबल नहीं है उसको भी लिखो। तो ये एक्स क्यू है सबसे बड़ा पावर, उसके बाद आना चाहिए कायदे से स्क्वायर वाला टर्म, यानी कि एक्स क्यूब के बाद आना चाहिए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स रेस टू 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, तो मैं लिखूंगा प्लस 0 एक्स रेस टू 2। कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसको, नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 ही है। उसके बाद कायदे से आना चाहिए एक्स का वैल्यू, यानी कि 0x, क्योंकि वो भी नहीं था वो भी लिख दिया, और लास्ट में आना चाहिए नंबर जो कि हमने लिख दिया -2। तो ये बन गया आपका इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, अब इंडेक्स फॉर्म जब बन जाता है बच्चा, उसके बाद आपको लिखना होता है उस चीज का कोएफिशिएंट फॉर्म जो कि एक्चुअल में हमें चाहिए। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, उसी इंडेक्स फॉर्म को आपको देखना है, उसी इंडेक्स फॉर्म को देखना है और बस उसका कोएफिशिएंट को ब्रैकेट में कॉमा डाल के लिखना है। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, कॉमा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है तो लिख दिया 0, कॉमा इस एक्स का कोएफिशिएंट है 0 लिख दिया, और कॉमा ये -2 लास्ट में लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दिस इज नथिंग बट योर कोएफिशिएंट फॉर्म जो हमें पूछा था। कितना इजी है बताओ। क्या दिमाग में लगना चाहिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है सबसे पहले तो ये चेक करो कि वो प्रॉपर अरेंज है कि नहीं। अब जब अरेंज होगा तो अच्छी बात है, लेकिन जब अरेंज नहीं होगा तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे, उसके बाद उसका निकालेंगे इंडेक्स फॉर्म, यानी जो चीज मिसिंग है उसको 0 के फॉर्म में लिख दो, और उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट में आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। चलो देखो यहाँ पे 5 है, अकेला बेचारा क्या करेगा, अकेला है, इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, वो अकेला ही रहेगा भाई, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो आपका कोएफिशिएंट का कुछ, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, तो डायरेक्ट कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हो आप लोग, इसका कुछ है ही नहीं, कोएफिशिएंट फॉर्म डायरेक्ट हो जाएगा जो कि है ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, समझ में आ गया। 5,0 भी लिख सकते हो, 5,0 ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म जो है इस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बात क्या होती है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, घबरा जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं सॉल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कितना दिखने में हार्ड लग रहा है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब थॉट्स हमारे मन में जो है वो चलते रहते हैं, जिसके वजह से हमारे पास क्या आ जाती है, दिक्कतें आ जाती है। ठीक है बच्चा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2m⁴ - 3m² + 7। तो सबसे पहले क्या ये प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके हिसाब से है क्या, तो हम देख सकते हैं हाँ बिल्कुल है। तो मैं इसको लिखूंगा डायरेक्ट, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है तो पहले इंडेक्स फॉर्म लिख देता हूं मैं। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, जो चीज है वो लिख दो, 2m⁴ हाईएस्ट पावर लिख दिया, 4 के बाद आना चाहिए क्यूब, क्यूब वाला टर्म नहीं है तो मैं लिख दूंगा +0m⁴, उसके बाद आना चाहिए स्क्वायर वाला टर्म जो कि है यहाँ पे -3m², और उसके बाद आना चाहिए m वाला टर्म, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, फिर m वाला आना चाहिए, यानी फिर 0m आ जाएगा, और लास्ट में नंबर आएगा जो कि है +7 लिख दिया। अब इसको हम लोग लिख देंगे हमारे किसके अंदर, कोएफिशिएंट फॉर्म के अंदर। तो कोएफिशिएंट फॉर्म भी लिख दो भाई। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा बच्चा, कोएफिशिएंट फॉर्म जो है नंबर, कोएफिशिएंट जो है उसको बस कॉमा कॉमा डाल के लिख दो। तो यहाँ पे 2 है, फिर कॉमा यहाँ पे 0 है, कॉमा ये -3 है, कॉमा ये 0 है, कॉमा ये 7 है, बस लिख दिया, दैट्स इट, खत्म कहानी। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट। समझ में आ गया कितना इजी है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो लास्ट है हमारा ये क्वेश्चन, -2/3 भाई, तो इसका डायरेक्ट कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना पड़ेगा, कोई इसका स्टैंडर्ड या फिर कोई इसका इंडेक्स फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं। कोएफिशिएंट फॉर्म हम डायरेक्ट लिखेंगे इस ब्रैकेट में, भाई एकलौता नंबर है तो वही आएगा और कुछ नहीं, -2/3, खत्म कहानी, दैट्स इट, खत्म हो गया सब क्वेश्चन। और बचा है क्या, हाँ बचा एक क्वेश्चन है, लास्ट है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है राइट पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म। अब इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इंडेक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन इंडेक्स फॉर्म में लिखने आया, ठीक है ना, कभी भी क्वेश्चन अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखने आया और आपको दिया हुआ है कोएफिशिएंट फॉर्म, मतलब कोएफिशिएंट फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए अगर आता है, ठीक है, जनरल तौर पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहेगा या फिर एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और आपको बोलेगा इंडेक्स फॉर्म निकालो, तो आप इजीली निकाल सकते हो भाई। इंडेक्स फॉर्म में क्या होता है, जो चीज अवेलेबल नहीं है उसको 0 के साथ लिख दिया। लेकिन कभी उल्टा पूछता है, यानी आपको कोएफिशिएंट फॉर्म दिया और आपको बोल रहे हैं इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट को काउंट करना होता है। तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं यहाँ पे, काउंट द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 2 3, 3 कोएफिशिएंट है, लिख दो, 3 नंबर ऑफ कोएफिशिएंट है, लिख दिया। उसके बाद आपको डिग्री निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डिग्री। हमेशा याद रखना जितने भी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट रहेंगे, ठीक है, उसको 1 से कम कर देना, यानी कि जो भी मेरा कोएफिशिएंट नंबर ऑफ कोएफिशिएंट है उसको 1 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा डिग्री का। तो
तो डिग्री जब 2 है मतलब हाईएस्ट पावर भी मेरा 2 होगा, तो हाईएस्ट पावर 2 होगा यानी कि समझ लो x ले रहे हो आप वेरिएबल में, तो x रेज टू 2 मेरा हाईएस्ट पावर होगा। तो आपको करना क्या होता है, पीछे से चालू करना होता है। तो आप लिखोगे अभी क्या क्या लिखना है भाई, इंडेक्स फॉर्म। हम क्या निकाल रहे हैं, इंडेक्स फॉर्म। तो इस नंबर का इंडेक्स फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट में 3 अकेला रहेगा, उसके बाद जो नंबर आएगा वो x के फॉर्म में आएगा, लेकिन वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस नंबर के साथ जो कि 2, यानी 2x, मतलब मैं x ले रहा हूं इसके लिए। और उसके बाद जो नंबर आएगा ये भी 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 1x और उसका पावर जो रहेगा वो डिग्री के बराबर रहेगा जो कि 2। ठीक है, ऑब्वियसली 3 ही टर्म है ना, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 3 ही टर्म दिया हुआ है, तो ये उसका 3 हो गया, लास्ट में नंबर ही आएगा, ये x का हो गया और ये x स्क्वायर का हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दिस इज द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया बच्चा कितना ईजी था ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, कितना ईजी था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो कितना ईजी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे आप देखोगे तो सेम यहां पे भी वही चीज करना है, दैट इज नंबर ऑफ कोएफिशिएंट देखते हैं हम लोग। तो कितने हैं नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो टोटल यहाँ पे 5 नंबर है। तो उसके हिसाब से जो डिग्री आएगा बच्चा वो आ जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू 4, यानी जो हाईएस्ट पावर मेरे पास रहेगा वो 4 रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म, हमारा इंडेक्स फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे। तो इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा, डिग्री 4 है लेकिन ये लास्ट में -1 है, ये नंबर को देखो लास्ट में -1 है तो चुपचाप -1 लिख देना। उसके बाद समझ लो मैं x ले रहा हूं, अगेन मैं इस बार x ले रहा हूं, तो उसके बाजू वाला नंबर क्या आएगा, उसके बाजू वाला जो नंबर आएगा वो आएगा 0 के साथ x, यानी 0x। ठीक है, उसके बाजू वाला नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, 0 के साथ x स्क्वायर। क्या हो रहा है, पेन नहीं चल रहा है बराबर। उसके बाद बाजू वाला आएगा 0 का x का स्क्वायर, उसके बाजू वाला भी 0 है तो वो आएगा 0 का x क्यूब, और उसके बाजू में जो नंबर है वो आएगा क्या, 5 है, और वो आएगा x का हाईएस्ट पावर डिग्री है तो ऑब्वियसली 4 आएगा, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बढ़ेगा, यहां से डिक्रीजिंग तो यहां से इंक्रीजिंग। तो ये रहा मेरा 5x रेज़ टू 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x - 1। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो यहां पे भी, और वैसे ना ये जो कर रहे हैं ना नंबर ऑफ कोएफिशिएंट निकालना, डिग्री निकालना, ये नहीं भी निकालोगे तो भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इट इज ए मेथड तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट निकालो। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, 4 नंबर है, टोटल 4 नंबर है। डिग्री कितना आ जाएगा, 4 - 1, यानी हाईएस्ट डिग्री मेरे पास आ जाएगा 4 - 1 दैट इज 3। हाईएस्ट पावर डिग्री नहीं, डिग्री 3 है लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है हमारा। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म लिखो सबसे पहले, लास्ट वाला टर्म एज इट इज, उसके बाद -2 है, तो ये 2 पॉजिटिव है ना, तो ये तो प्लस रहेगा ही भाई, पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है तो +2 रहेगा ही, लेकिन ये -2 है तो ये -2x ले रहा हूं मैं, इसके लिए y भी ले सकते हो, y ले लूं क्या, चलो आपके लिए y ले लेता हूं, 2y। उसके बाद जो वाला नंबर 2 है तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा +2 ही है ना, y, ये y है तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। उसके बाद वाला टर्म भी -2 है तो ये हो जाएगा -2y, और उसका टर्म हो जाएगा 3, और ऑब्वियसली डिग्री मेरा 3 है मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो -2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर -2y प्लस 2। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बेहतरीन तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो आप देख पा रहे होंगे वो प्रॉपर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पता लगाना है कौन सा मोनोमियल है, जो सिंगल टर्म है वो मोनोमियल है, जो 2 टर्म है वो बाइनोमियल है, जो 3 टर्म है वो आपका क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क के तौर पे जरूर से करना। इसी के साथ ये लेक्चर वीडियो को मैं एंड करता हूं, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 जो है हमने कंप्लीट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं सारे के सारे एग्जांपल्स, हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट जो हमने आपको सिखाए हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।